नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली यानी गंगा रिवर सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को एकदम लॉजिक के साथ समझना है, कुछ इस तरह से कि आप इसे कभी न भूलें। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारे 2525 किलोमीटर के इस रूट मैप का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे उद्गम और पंचप्रयाग, फिर मैदानी सफर और राज्य, इसके बाद बाईं और दाईं सहायक नदियां, फिर हम कुछ दिलचस्प भौगोलिक अपवाद और ट्रैप्स पर बात करेंगे, उसके बाद डेल्टा और महत्वपूर्ण बैराज, और आखिर में पारिस्थितिकी और गंगा डॉल्फिन। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत ही आम पहेली को सुलझाते हैं। क्या गंगा सच में गोमुख से निकलती हैं? बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, राइट? लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। असल में गोमुख से जो तेज धारा निकलती है ना, वो भागीरथी है। इस पूरे गंगा सिस्टम के असली बेस को समझने के लिए हमें कुछ देर के लिए भागीरथी को साइड में रखना होगा और अपना पूरा फोकस एक दूसरी नदी पे डालना होगा, और वो है अलकनंदा। तो चलिए सीधे हिमालय की ऊंचाइयों में चलते हैं। सेक्शन 1, उद्गम और पंचप्रयाग। जरा इमेजिन कीजिए, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाला एक बहुत ही चौड़ा प्राकृतिक हाईवे है। अब पहाड़ों की ढलान इतनी तेज होती है कि अगल बगल की घाटियों से कई नदियां अपने साथ ग्लेशियर की बर्फ और बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर एकदम सुपरफास्ट स्पीड से आती हैं और इस मेन हाईवे से टकराती हैं। इन तीव्र संगम स्थलों को ही हम प्रयाग कहते हैं, और इसी तरह बनते हैं हमारे 5 प्रमुख पंचप्रयाग। अब इन पांचों प्रयागों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में याद रखना सच में किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, एक सिंपल सा वाक्य जो इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। बस इसे याद रखिए, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। विष्णु से हो गया विष्णु प्रयाग, जहां सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। नंद से नंद प्रयाग और नंदाकिनी नदी। कान यानी कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी आती है। फिर रुद्र से रुद्र प्रयाग, जहां केदारनाथ की तरफ से मंदाकिनी आकर मिलती है। और फाइनली देव यानी देव प्रयाग। यही वो क्लाइमैक्स है जिसका हमें इंतजार था। यहां अलकनंदा हाईवे से वो नदी आकर टकराती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, गोमुख से आने वाली भागीरथी। और देवप्रयाग में इन दोनों के मिलने के बाद इस विशाल संयुक्त धारा को पहली बार, जी हां, पहली बार गंगा का नाम मिलता है। अब जब हमारी नदी आधिकारिक तौर पर गंगा बन चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मैदानी सफर और राज्य। पहाड़ों को चीरती हुई भारत की ये सबसे लंबी नदी कुल 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हरिद्वार में एंट्री करते ही नदी का कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है। पहाड़ी ढलान खत्म हो जाती है, पानी की स्पीड एकदम कम हो जाती है और नदी बहुत चौड़ी और शांत होकर बहने लगती है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, गंगा किन राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और एक राज्य जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो है झारखंड। ये एक क्लासिक ट्रैप है। बहुत लोगों को लगता है कि गंगा झारखंड को पूरी तरह बाईपास कर देती है, लेकिन असल में ये झारखंड के साहेबगंज जिले को छूते हुए निकलती है। तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके सफर को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। गंगा यूपी में बिजनौर से एंटर करती है और सबसे पूर्वी जिले बलिया से एग्जिट करती है। बस B2B याद रखिए, B से बिजनौर में एंट्री और B से बलिया से एग्जिट, है ना? बिल्कुल आसान। चलिए अब मेन हाईवे से हटकर थोड़ी सेकेंडरी रोड्स की बात करते हैं। सेक्शन 3, बाईं और दाईं सहायक नदियां। इन नदियों को दिमाग में मैप करने का सबसे आसान तरीका है इनका डिफरेंस समझना। जो बाएं तट की नदियां हैं वो सीधे हिमालय से आती हैं, मतलब अपने साथ ढेर सारा ग्लेशियर का पानी और भारी गाद लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ दाएं तट की नदियां नीचे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से निकलकर गंगा में मिलती हैं। अब बाएं तट की इन हिमालयी नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम याद रखना सच में दिमाग घुमा देता है। लेकिन हमारे पास एक और जबरदस्त ट्रिक है। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। रामू से रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महान से महानंदा। बस एक लाइन और पूरा का पूरा वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस हमेशा के लिए लॉक। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 4,
भौगोलिक अपवाद और ट्रैप। क्योंकि देखिए, असली साइंस हमेशा एक्सेप्शंस में ही छिपता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? इसका साइंस बहुत ही हैरत अंगेज है। होता क्या है कि नेपाल से ये नदी बहुत भयंकर स्पीड से भारी चट्टानें लेकर आती है, लेकिन जैसे ही ये बिहार के फ्लैट मैदानों में घुसती है, इसकी स्पीड अचानक जीरो हो जाती है। नतीजा, सारा मलबा वहीं गिर जाता है और नदी अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। फिर पानी का प्रेशर इतना बढ़ता है कि नदी अपने किनारे तोड़कर खेतों और गांवों में एक बिल्कुल नया विनाशकारी रास्ता बना लेती है। अब एक और गजब का अपवाद देखे। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। अब आप सोचेंगे, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कैसे? पठार का ढलान तो पूर्व या पश्चिम की तरफ है। इसका जवाब है लाखों साल पुरानी टेक्टोनिक हलचलें। जमीन के नीचे एक बहुत गहरी दरार या रिफ्ट वैली बन गई थी, जिसने इस नदी को ग्रेविटी के खिलाफ सीधे उत्तर की ओर बहने पर मजबूर कर दिया। सच में नेचर बहुत कमाल की चीज है। और यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टेहरी बांध गंगा नदी पर बना है। लेकिन जरा पीछे जाकर याद कीजिए, गंगा नाम तो देवप्रयाग में पड़ा था ना, और ये बांध उस देवप्रयाग जंक्शन से काफी ऊपर है। तो टेक्निकली और ज्योग्राफिकली टेहरी बांध सिर्फ और सिर्फ भागीरथी नदी पर है, गंगा पर नहीं। ये ट्रैप अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, डेल्टा और महत्वपूर्ण बैराज। ये वो फेज है जहां नदी एकदम थक चुकी है। 2525 किलोमीटर का सफर और अपने साथ करोड़ों टन मलबा लेकर जब गंगा बंगाल पहुंचती है तो जमीन का ढलान लगभग जीरो हो जाता है। अब नदी में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो उस मलबे को समुद्र तक धकेल सके। इसलिए वो अपने ही मलबे से ब्लॉक होकर दो बड़ी धाराओं में बंट जाती है। एक धारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है और हुगली के नाम से भारत में बहती है, और दूसरी पूर्व की तरफ पद्मा बनकर बांग्लादेश में चली जाती है। इसी पॉइंट पर फरक्का बैराज का असली मास्टरमाइंड इंजीनियरिंग सामने आता है। ये बैराज सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं है। दरअसल हुगली नदी में गाद जमा होने से ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट के बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। तो फरक्का बैराज क्या करता है? वो गंगा के एक्स्ट्रा पानी को आर्टिफिशियली हुगली की तरफ डाइवर्ट करता है। ये पानी एक बहुत बड़े नेचुरल फ्लश की तरह काम करता है, जो सारी गाद को तेजी से बहाकर सीधे समुद्र में फेंक देता है और पोर्ट को जिंदा रखता है। भूगोल और इंजीनियरिंग के बाद अब बात करते हैं इस नदी की जान की। सेक्शन 6, पारिस्थितिकी और गंगा डॉल्फिन। यहां हमें बायो इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये ऐसे जीव होते हैं जिनका सिर्फ वहां होना ही ये बता देता है कि वो इकोसिस्टम कितना साफ है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ये डॉल्फिन अंधी होती है, इकोलोकेशन से चलती है, और सबसे खास बात, ये सिर्फ और सिर्फ एकदम शुद्ध ताजे पानी में ही जिंदा रह सकती है। मतलब अगर किसी इलाके में गंगा डॉल्फिन तैर रही है तो आपको पानी चेक करने के लिए किसी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो पानी नेचुरली 100% शुद्ध है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ हमारी इंसानी अर्थव्यवस्था है, जिसे फरक्का बैराज जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, और दूसरी तरफ है गंगा डॉल्फिन जैसा बेहद संवेदनशील जीव जो हमारे पर्यावरण की शुद्धता का प्रतीक है। क्या ये नाजुक जीव हमारे इस भारी भरकम विकास के बीच खुद को बचा पाएगा? विकास और प्रकृति के बीच का ये बैलेंस हम भविष्य में कैसे मेंटेन करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि गंगा रिवर सिस्टम का ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।